Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं IBC 24 का पावर प्राइम और ये है टॉप 10 न्यूज़। रात के 10 बजे दिन की 10 सबसे बड़ी दिलचस्प जानने वाली खबरें आपको बताते हैं। आज मध्य प्रदेश के व्यावसायिक राजधानी इंदौर के MGM थाना परिसर में जिस किसी को भी इस वारदात का सच पता चला वो दंग भी रह गया और डर भी गया। पूरा शहर, पूरा प्रदेश इस खबर से हिल गया। एक 12 साल का मासूम बच्चा जिसकी जान चली गई, नाम अली, शुक्रवार शाम को ट्यूशन पढ़ने निकला था और इसके बाद जीवित घर नहीं लौटा। परिजन ढूंढते रहे, मोहल्ले वाले खोजते रहे, पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने भी जांच शुरू की। छानबीन के दौरान एक शख्स था जो पुलिस और पड़ोसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बच्चे को ढूंढ रहा था। मदद करता हुआ ये शख्स ही बाद में जाकर कातिल निकला। देखिए। शुक्रवार शाम 12 साल का अली रोज की तरह ट्यूशन के लिए घर से निकला। ट्यूशन खत्म होने के बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में अली MGM थाना क्षेत्र स्थित श्रीदेवी अपार्टमेंट के आसपास साइकिल से घूमता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला। देर शाम तक जब अली घर नहीं लौटा तो परिवार घबरा गया। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त सभी उसकी तलाश में निकल पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बिल्डिंग में सर्च ऑपरेशन चलाया। उधर रात भर परिजन बिलखते रहे और मासूम अली की तलाश जारी रही। वहीं बिल्डिंग के तीसरे माले पर रहने वाली महिलाओं ने बताया कि उन्होंने एक छोटे बच्चे की बचाओ की आवाज सुनी थी। सुना था आवाज आई थी हमको बचाओ बचाओ। तो वो आंटी ने, हमारे जो मकान मालिक है, उन्होंने हमको आके पूछा कि आपको आवाज आ रही क्या? कि हाँ आवाज तो आ रही, लेकिन अब ऐसी हमें नहीं लगता कहाँ से, मतलब आवाज तो एक आ रही थी कैसे कि बच्चे की आ रही थी ना, बच्चे चिल्लाने से आ रही थी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रेहान नाम का युवक, उसका छोटा भाई और परिवार के अन्य सदस्य भी अली को ढूंढने में लगे हुए थे। वे परिजनों के साथ घूम रहे थे, सांत्वना दे रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि शक की सुई जल्द ही इन्हीं पर टिकने वाली है। शनिवार सुबह फिर से खोजबीन शुरू हुई। इस दौरान अली के एक रिश्तेदार की नजर रेहान पर पड़ी। रेहान के गले पर नाखून के खरोंच जैसे निशान थे। कपड़ों पर संदिग्ध दाग भी दिखे। परिवार का शक गहरा हुआ और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। 12 साल का जो अली है, उसका जो खून से सना हुआ जैकेट है वो ऊपर मिला था। हम आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं। एक बहुत सबसे बड़ी बात इसमें निकल कर आई है कि आरोपी जो है वो खुद यहाँ के लोगों के साथ में मिलकर इस बच्चे को ढूंढवा रहा था। जो रेहान है उसके गले पर निशान थे, उसके गले पर उसके जो नाखून है उसमें खून लगा हुआ था, उसके गले पर भी जो है खरोंच लगी हुई थी और वो यहीं के लोगों के साथ में मिलकर उसे ढूंढवाने का जो है प्रयास कर रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची, डॉग स्क्वाड बुलाया गया और सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अली की हत्या बिल्डिंग के चौथे माले के एक फ्लैट में की गई थी। शव को पलंग के अंदर छिपाने की कोशिश भी की गई ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए और आरोपी रेहान को हिरासत में ले लिया। हमारे फ्लैट जो यहाँ है सभी से पूछताछ की गई। उसी दौरान ये लड़का जो था आरोपी, ये भी पुलिस के साथ साथ ही घूम रहा था जी। तो इसकी गतिविधियों को देख के शंका गई। इससे जब विस्तृत पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना बताई। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि कुछ दिन पहले अली का आरोपी के छोटे भाई से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि पुलिस अभी ये साफ नहीं कर पाई है कि हत्या की असली वजह क्या थी। अब पूरे शहर की नजर पुलिस जांच पर है। आखिर क्यों छीनी गई 12 साल के बच्चे की जिंदगी? रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24, इंदौर।
तो हर कोई इस खबर को देखने के बाद उन लोगों को लेकर आगाह हो जाए जो अपने बच्चों को इस तरह लोगों के सुपुर्द कर देते हैं या उन पर विश्वास करते हैं। अब आगे आपको खबर दिखाएं उसके पहले आपको एक पोस्ट दिखाते हैं, एक नारा सुनवाते हैं, देखिए जरा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो विवादित नारा सुन रहे हैं, ये कुछ नेताओं ने लगवाया था ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में। अब आपको बताते हैं कि क्यों हमने आपको ये सुनवाया। दरअसल सागर में जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी का ऐलान हुआ है और इसमें इस विवादित नारे के मामले में फंसे कांग्रेस के नेताओं को जिले में बड़ा पद दे दिया गया। सोचिए आप कि जिन नेताओं ने सर तन से जुदा के नारे लगवाए, जिन्होंने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में अपनी संलिप्तता दिखाई, उन्हीं के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी जिले में पद दी जा रही है। किस बात के लिए इनको नवाजा, इस बात पर अब सवाल उठ खड़े हुए। अब ये वीडियो वापस से वायरल हो रहा है और सवाल उठाया जा रहा है। फिरदौस कुरैशी, शहबाज कुरैशी को कांग्रेस जिला कार्यकारिणी में महामंत्री बनाया गया। पीसीसी चीफ ने नई कार्यकारिणी की अधिसूचना जो जारी की है, उसमें ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में दोनों नेता सर तन से जुदा जैसे नारे आपको इसमें लगाते सुनाई पड़ रहे हैं। दोनों नेताओं को कांग्रेस ने नोटिस जारी किया था। कोतवाली पुलिस ने नामजद एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज की है। इसके बावजूद जिला कांग्रेस कमेटी ने भला उनको महामंत्री जैसा पद क्यों दिया। ऐसे दागी नेता जिनके ऊपर साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे हैं, उनको ये जिम्मेदारी क्यों दी गई, इस पर विरोध प्रकट किया जा रहा है। आर्टिफिशियल फूड कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स जो हम अपने खाने और मसालों में इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ये कार्सिनोजेनिक एजेंट की तरह काम करता है और इससे पेट से संबंधित बीमारियां पैदा होती हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं नियुक्ति का पत्र, जिसमें एक तरफ वो एफआईआर भी दिख रहे हैं आप, वो एफआईआर दर्ज की गई थी और बाद में उन्हीं नेताओं को पद दिए गए। अब ये कैसे दो नेता कांग्रेस, जिनको एक तरफ क्वेश्चन करती है, सवाल पूछती है, स्पष्टीकरण मांगती है और कुछ ही दिनों और महीनों के भीतर उन्हीं को ये पोस्ट थमा देती। ईद पर सर तन से जुदा के नारे लगाए फिरदौस और शहबाज कुरैशी अब जिला महामंत्री बनाए गए। ये वो सूची आप देख रहे हैं जो नामों में, इन नामों के ऊपर, ये देखिए आप, इन नामों के ऊपर जिसपे एक फिरदौस कुरैशी है, इसको लेकर भारी आपत्ति है। ये वही नाम है जिसने सर तन से जुदा के नारे लगाए थे, जिसका पोस्ट हमने आपको पहले दिखाया। चलिए अब आते हैं जरा सेहत से जुड़ी एक और चीज पर जो आपको फिक्रमंद कर सकती है। दाल का तड़का हो, सब्जी का छौंक हो, रायतों की खुशबू हो, पाचन में मदद करने वाली छाछ हो, जीरा खाने का खास एक इंग्रेडिएंट है जो इन सबको विशेष बनाता है। ये केवल स्वाद और खुशबू के लिए नहीं, बल्कि आयुर्वेद के नज़रिए से भी पाचन को सुधारने वाला, रोग प्रतिरोधक गुणों को अपने अंदर समेटे हुए। लेकिन सोचिए कि ये जीरा भी अगर नकली हो और एक खतरे की तरह आपकी थाली में आए तो आप क्या कहिएगा। दरअसल ग्वालियर के बहुड़ापुर थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के कोल्ड स्टोरेज से पुलिस ने 46 बोरी नकली जीरा जब्त किया। जांच में यह खुलासा हुआ कि सौंफ के बीजों पर सीमेंट और केमिकल लगाकर उनको जीरे जैसी शक्ल मात्र दी गई और ब्रांडेड पैकेट में भरकर इनको बाजार में बेचा गया। पुलिस ने कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। दरअसल गुजरात के उंझा निवासी एक कारोबारी हैं विमल कुमार पटेल, जिन्होंने शिकायत की कि उनके ब्रांड के नाम से कुछ घटिया जीरे
बाजार में सप्लाई किए जा रहे हैं, जिससे उनका ब्रांड बदनाम हो रहा है। जांच की तो ग्वालियर के हितेश सिंघल और झांसी के कारोबारी टीटू अग्रवाल की भूमिका सामने आई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। उस फैक्ट्री को खोजा जा रहा है जहां ये नकली जीरा बन रहा है। अब जरा सोचिए कि जीरे जैसी चीज भी शुद्ध नहीं रही, इसमें भी मिलावट है, जिसके दाम इतने ऊंचे नहीं, फिर भी इसमें मिलावट का जहर मिलाया जा रहा है। आर्टिफिशियल फूड कलर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स जो हम अपने खाने और मसालों में इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ये कार्सिनोजेनिक एजेंट की तरह काम करता है और इससे पेट से संबंधित बीमारियां पैदा होती हैं। 46 बोरे नकली जीरे की बरामद किए हैं। मूलतः ये मामला जो है कॉपीराइट एक्ट से जुड़ा हुआ है। बीएनएस में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इनका आरोप है कि सौंफ के बीज पर सीमेंट और रासायनिक पदार्थों को लेप लगाकर इनका जो शिव पुजारी करके ब्रांड है वो जीरा बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है। इसमें जीरे को जब्त किया गया है। जो नकली जीरा बताया जा रहा है जब्त किया गया है, जांच के लिए भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम की बड़ी लापरवाही दिखी, जिसने छत्तीसगढ़ के लगभग 20,000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के सामने एक परेशानी ला दी। उनका कोई ना कोई एक एग्जाम परीक्षा जरूर छूटेगी। व्यापम ने 8 फरवरी को एनआरडीए के जूनियर इंजीनियर के पद की परीक्षा निर्धारित की और इसी दिन यूपीएससी ने साल भर पहले इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा का कैलेंडर जारी किया। जाहिर है एक ही तारीख पर 2-2 पर्चे पेपर होंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, तो किसी एक में अभ्यर्थी के तौर पर विद्यार्थी शामिल हो पाएंगे, जबकि इन दोनों परीक्षाओं को देने का उनको अधिकार भी है और वो चाहते भी हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम फेस करें। ऐसे में विद्यार्थियों का किसी एक परीक्षा का नुकसान होना तय है। व्यापम ने अपना शेड्यूल तब जारी किया जब केंद्र पहले से राज्य की परीक्षा एजेंसियों को अपना कैलेंडर साल भर पहले दे चुका है। ऐसे में ये भारी चूक है। तारीखों में परिवर्तन की मांग की जा रही है। आईएएस की परीक्षा सुबह शुरू होगी 9:30 से 11:30 बजे तक के। फिर सेकेंड शिफ्ट में होगा वो 2 से 5 और वहीं एनआरडीए का होगा 11:15 से 11 से 1:15, जबकि हमको सेंटर पहुंचना होगा 10:30 बजे। तो किसी भी रूप में संभव है ही नहीं कि हम दोनों परीक्षा दे पाएँ। एनआरडी का जो पेपर है ये 10 से 12 साल बाद हो रहा है। अब जैसे मैं इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं दोनों पेपर में एलिजिबल रहूँ, बैठूँ, मतलब दिलाने जाऊँ। अब मैं दोनों को छोड़ना नहीं चाहूँगा। अब उसी दिन डेट क्लैश हो रहा है तो व्यापम को थोड़ा इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए अपने। हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं। किस दिन हमारा दोनों एग्ज़ाम क्लैश हो रहा है। दोनों इंजीनियरिंग स्ट्रीम से ही है, दोनों एक ही लेवल का पेपर है, मतलब एक ही पोस्ट के लिए, इंजीनियर के पोस्ट के लिए ही। तो हम चाहते हैं कि डेट चेंज हो तो हम दोनों पेपर दे सकें, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे भी बहुत लंबे समय में होते हैं और उसमें भी बहुत कठिन होती है परीक्षा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और अगर ऐसे 2 एग्ज़ाम एक ही दिन में रख देंगे तो इससे हमारे जो बचे कुछ चांसेस हैं किसी भी एग्ज़ाम में हम लोग को क्वालिफाई करने के, वो भी कम हो जाएंगे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर चर्चा में हैं। वजह है हिंदू राष्ट्र और तलाक पर बयान। उत्तर प्रदेश के बांदा दौरे पर पहुंचे बाबा बागेश्वर ने 2 टूक कहा कि मुस्लिमों को गाली देने से पहले भारत के हिंदू अपने आप को सुधारें, कुरीतियों को खत्म करें, सामाजिक बुराइयों पर चेतनापूर्वक कार्य करें, वरना हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और आपको ये भी बता दें कि कुंडहर स्थित सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के आवास पर ये एक कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें पंडित शास्त्री पहुंचे और उन्होंने साफ साफ लफ्जों में हिंदुओं को ही चेता दिया। हिंदू ये बात नोट कर लें, उनके शब्द हैं कि हिंदू ये बात नोट कर लें कि जब तक हम अपने भीतर गंदगी को साफ नहीं करेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा नहीं होगा। आस्था में मिलावट करने वालों पर तंज कसा। बाबा बोले कि एक तरफ तुम मज़ारों पर जाओ और उम्मीद करो कि बजरंगबली तुम्हारी तकलीफ दूर करें, हनुमान जी तुम्हारे अंकल हैं क्या? ये उनके शब्द और उनका अंदाज। उन्होंने हिंदुओं को अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ने की नसीहत दी। हिंदू एक बात हमारी नोट कर लो, मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी पड़ेगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक उपाय है, पूछो क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। तो बाबा बागेश्वर की मांग को लेकर अब राजनीतिक उठापटक भी तेज है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं।
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू है। कथावाचकों को भगवत कथा के बारे में, रामायण के बारे में, गीता के बारे में, धार्मिक ग्रंथों के बारे में टिप्पणियां करनी चाहिए, उनका व्याख्या करनी चाहिए, न कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बातें बोलने से परहेज करना चाहिए। विशेष तौर पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो अपनी सारी सीमाओं को परे जाके जो टिप्पणियां करते हैं वह देश के लिए घातक है। जनता की भावनाएं हैं, सनातनियों की भावनाएं हैं, दुनिया में कोई स्थान होना चाहिए, ये सोच करके ये सब कहा जाता है। वर्तमान में भारत का संविधान लागू है जो भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। आध्यात्मिक गुरु स्वामी गोविंद देवगिरी इन दिनों रायपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान मीडिया से मुखातिब हुए और असली नकली शंकराचार्य विवाद, प्रयागराज में जो कुछ भी हुआ उस पर अपनी राय रखी। उन्होंने धर्मांतरण, यूजीसी ड्राफ्ट और आरएसएस से जुड़े सवालों पर बड़ी बेबाकी से उत्तर दिया। आध्यात्मिक गुरु स्वामी गोविंद देवगिरी क्या कहते हैं इन सभी विषयों पर, सुनवा रहे हैं आप। भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र ही रहना चाहिए। इसके बारे में मेरी कोई समझौते की बात है नहीं, ये पक्का सिद्धांत है। भारत सुनिए वो घोषित होता है कि नहीं, इसको हम लोग महत्व नहीं देते हैं, कुछ लोग महत्व देते हैं, वो देते रहेंगे अपनी दृष्टि से। और वो घोषित होता है तो भी हिंदू राष्ट्र है और नहीं होता है तो भी हिंदू राष्ट्र है। हम तो उसको हिंदू राष्ट्र के रूप में ही देखते हैं। स्वामी अवयुक्तेश्वरानंद जी के लिए मेरे मानने की बात पूछने से पहले आप हमारे देश के अत्यंत प्रामाणिक विद्वान शंकराचार्य जगन्नाथपुरी के पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज से पूछ लीजिए। उन्होंने पहले दिन से ही उनको शंकराचार्य माना नहीं है और इसलिए हमारे उनको शंकराचार्य मानने की बात कभी आती ही नहीं है। व्यक्तिगत रूप में मैं स्वयं नित्यानंद जी की बात का समर्थन करता हूँ, इसलिए मुझे उनके शंकराचार्य होने के बारे में प्रश्न चिन्ह जैसे के तैसे है। उपासना पद्धति बदलना है, धर्मांतरण नहीं होता है, मतांतरण होता है। और ध्यान ये रखना चाहिए कि इस प्रकार का मतांतरण प्रलोभनों को देकर के शिक्षा और वैद्यकीय क्षेत्र में जब किया जाता है तो वह उसकी निष्ठा का भंग करना होता है। यह वास्तव में उसका शोषण करना होता है। एक व्यक्ति के साथ इस प्रकार का अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अध्ययन करने के उपरांत ये ध्यान में आया कि ये उपासना पद्धति अच्छी है, मुझे उस पर जाना चाहिए। ऐसा नहीं, किसी को घूस दे करके, किसी को सहायता दे करके, वैद्यकीय सहायता दे करके या शिक्षा में उसको ला करके ये किए जाने वाला मतांतरण ये सभी प्रकार से निंदनीय है। और इसलिए इस प्रकार का काम करने वालों के साथ यदि कोई थोड़ा सा कठोरता का व्यवहार करता है तो वह भी मैं अयोग्य नहीं मानता। ये कुछ मिले हुए ब्यूरोक्रेट्स के कारण और कुछ मिली भगत के कारण निर्माण किया हुआ ड्राफ्टिंग है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हमने रेज किए हैं और ये समाज को तोड़ने का प्रावधान इस प्रकार का निर्माण किया जाना और जिसके कारण बहुत लोगों पर अन्याय होने की संभावना निर्माण कर देना, यह एक बहुत गलत कदम उठाया गया है। मैं बहुत अभिनंदन करता हूं हमारे उच्चतम न्यायालय का, जिसने कहा कि आपको इसको रिड्राफ्ट करना चाहिए। ये किया हुआ गलत है, ऐसा हमें भी प्राइमा फेसी लगता है और इसलिए इसका पुनर्विचार होने की जो संभावना निर्माण हुई वह मुझे बहुत अच्छी लगती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी हिंसा फैलाने का काम किसी भी काम के लिए नहीं करता है, इसको ध्यान में लीजिएगा। हाँ, वह तो एक देशभक्ति पढ़ाने वाला एक ओपन विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये मूल स्वरूप है। अब उससे धर्म की प्रेरणा लेकर के यदि कोई व्यक्तिगत रूप में इस प्रकार का किया जाने वाला अत्याचार होगा, उसका विरोध करता होगा, तो उसका दोष संघ के ऊपर नहीं जाता है, उस व्यक्ति की उग्रता पर जाता है।
स्वर्ण नगरी जैसलमेर, जहां रेत के कण कण में इतिहास बसता है और हर लोक धुन में परंपरा की गूंज है। इसी सुनहरी धरती पर संस्कृति, शौर्य और शान का भव्य संगम दिखा जब मरु महोत्सव ने पूरे शहर को उत्सव के रंग में रंगा। लोक कलाकारों की थाप, ऊंटों की सजी कतारें और परंपराओं से सजा पर्व देश दुनिया के सैलानियों को अपनी ओर खींच रहा है। मरु महोत्सव एक बड़े इवेंट की तरह सामने आया है, जिससे हर कोई आकर्षित हुआ। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव इन दिनों पूरे शबाब पर है, जहां लोक संस्कृति, परंपरा और पर्यटन का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। 3 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव राजस्थान की आत्मा को जीवंत रूप में सामने लाता है। महोत्सव की शुरुआत भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर में विधिवत आरती के साथ हुई, जिसके बाद पूरा शहर उत्सव के रंग में रंगता नजर आया। शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा में बीएसएफ का कैमल टैटू बैंड, पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोक कलाकार, रंग बिरंगी झांकियां और मूमल महेंद्र की झलक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रेगिस्तान की रेत पर कदम कदम पर उत्साह और उल्लास साफ नजर आया। महोत्सव का सबसे खास आकर्षण रही विश्व प्रसिद्ध मूमल प्रतियोगिता, जहां युवतियां अपनी पारंपरिक सुंदरता और विरासत को मंच पर लेकर पहुंची। इस प्रतियोगिता में बीकानेर की कुसुम पवार ने 45 तोला सोने के पारंपरिक आभूषण पहनकर मिस मूमल का खिताब जीता। करीब 83 लाख रुपए की ज्वेलरी ने मंच पर हर किसी की नजरें ठहराई। वहीं मिस पोखरण रह चुकी एक प्रतिभागी ने 47 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी पहनकर प्रतियोगिता में शिरकत की। ये प्रोग्राम किस लिए होता है? ताकि अपनी संस्कृति को हम आगे बढ़ाए। बस ये आगे ऐसे प्रोग्राम चलता रहे और फेयर तरीके से चलता रहे, और जो डिजर्व करती है बस वही बनती है। पुरुष वर्ग में दाढ़ी मूछ प्रतियोगिता भी लोगों के लिए खास आकर्षण रही। जैसलमेर के मनीष पवार ने रोजाना मक्खन से देखभाल कर अपनी दाढ़ी मूछ को संवारते हुए मिस्टर डिजिटल का खिताब जीता। मूछ प्रतियोगिता में गोपाल सिंह ने बाजी मारी। मैं टूरिज्म, मेरा एक ही संदेश है, टूरिज्म कैसे बढ़ावा दे, जो कि मेरा परिवार टूरिज्म से जुड़ा हुआ था। 1980 में हमारे होटल चालू हो गई थी, तो हम अपने टूरिज्म के ही अपने जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार जुड़ा हुआ था और टूरिज्म को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। खान पान से जुड़ी प्रतियोगिताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 33 साल के राजेंद्र सिंह ने सिर्फ 2 मिनट में आधा किलो घटुआ लड्डू खाकर सबको चौंका दिया। यहाँ पर पर्यटक भी पहुंचा और स्थानीय लोग भी पहुंचे। उसके बाद सभी जो पारंपरिक प्रतियोगिता है उनका आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग लोग विजेता भी बने और यहाँ पर काफी सराहना भी हुई। साफा बांधने की प्रतियोगिता में देशी कैटेगरी में शैतान सिंह विजेता बने, जबकि विदेशी कैटेगरी में हॉलैंड की पुक ने पहला स्थान हासिल किया। मिसेज जैसलमेर का खिताब ताज ने अपने नाम किया। मरु महोत्सव में मरुसी प्रतियोगिता ने भी खास पहचान बनाई, जहां प्रतिभागियों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा और सौंदर्य से मंच को सजा दिया। लोक नृत्य, संगीत, ऊंट दौड़ और रंगीन कार्यक्रमों के साथ यह महोत्सव पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव बनता जा रहा है। स्टार्टिंग घर पे थी तब तो मैंने सोचा कि हाँ मैं ही जीतूंगी, क्या है इतनी अच्छी रेडी हुई हूँ। फिर जैसे ही यहाँ पे आई मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं मतलब इतनी एक्साइटेड हो गई कि समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे जीत गई। के रेगिस्तान की इस सुनहरी धरती पर जब लोक धुनें गूंजती हैं और परंपराएं जीवंत उठती हैं, तब मरु महोत्सव सिर्फ एक उत्सव नहीं रहता, बल्कि राजस्थान की पहचान बन जाता है। यहाँ हर रंग में संस्कृति है, हर कदम में इतिहास और हर मुस्कान में अपनी मिट्टी का गर्व झलकता है। जैसलमेर का मरु महोत्सव इसी जीवंत विरासत को सहेजते हुए दुनिया को राजस्थान की आत्मा से रूबरू करवाता है। रंजन देव की रिपोर्ट।